Hello everyone, this is Akshay. I welcome all of you on 1PS official YouTube channel of 1PSC Mentoring Civil Services Aspirants. We have started one series on the previous year questions from the subject geography. Okay, we have already seen a first lecture of this series, uh, the previous year question of 2010. Now हम लोग 2011 के क्वेश्चंस देखेंगे. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये बायलिंगुअल रहेगी. ओके, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये चलेगी. Now, without wasting a time, we'll see the first question of 2008. Okay, what it says: the formation of ozone hole in Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? ओजोन होल फॉर्म हुआ है, ये हम सब लोगों को पता है. ओजोन होल का अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, ये भी हम लोगों को पता है. ठीक है, बट ये ओजोन होल फॉर्म क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है. नाउ दिस क्वेश्चन नीड्स ए कंसेप्चुअल क्लैरिटी. वो हम इसमें जो जो भी कीवर्ड्स हमें इसमें पता चलेंगे उस कीवर्ड्स को हम समझ के इसका आंसर निकालते हैं. नाउ द फोर ऑप्शंस आर गिवन. First option says the presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of CFCs, chlorofluorocarbons. है ना. Then second option says presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of CFCs. Then third option says absence of polar front. यहाँ पे presence of prominent polar front था, यहाँ पे absence of polar front and stratospheric clouds and inflow of methane. Now the another word is added, methane एंड CFCs. यहाँ पे सिर्फ CFC है, यहाँ पे भी CFC है, यहाँ पे मीथेन एंड CFC है. देन द लास्ट ऑप्शन इज इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. राइट, नाउ विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन. बिफोर इट्स आंसर, इसमें जो कीवर्ड्स है वो हम समझते हैं. राइट, फर्स्ट इज द पोलर वर्टेक्स. पोलर वर्टेक्स इसमें कीवर्ड नहीं है बट इट इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दिस. राइट, तो देखते हैं. पोलर वर्टेक्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ ऑफ द अर्थ्स पोल. ठीक है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट नियर द पोल्स बट वीकन्स इन समर एंड स्ट्रेंथन्स इन विंटर. ये एक फिनोमिनम है जो समर में वीक होता है और विंटर में स्ट्रांग होता है. द टर्म वर्टेक्स, नाउ पोलर वर्टेक्स, ओके पोलर वर्टेक्स है तो पोलर के पास ही कहीं पे आसपास होगा. नाउ व्हाट डज द टर्म वर्टेक्स रेफर? It refers to the counterclockwise flow of air that helps keep the colder air near the poles. एक काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो है एयर का जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर है वो पोल्स के पास ही रहती है. राइट, अब एक कीवर्ड हमने देखा था पोलर फ्रंट. नाउ व्हाट इज पोलर फ्रंट? इट इज द बाउंड्री बिटवीन द पोलर सेल एंड द फेरल सेल अराउंड द 60 डिग्री लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर. इसका मतलब है दोनों भी हेमिस्फीयर में रहता है पोल के पास. At this boundary, a sharp gradient in temperature occurs between these two air masses, each at very different temperature. एक टेम्परेचर में शार्प ग्रेडियंट इन टेम्परेचर ऑकर्स, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है वहाँ पे बहुत बड़ा. तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है क्रिएट, उसको पोलर फ्रंट बोलते हैं. ये कहाँ पे मिलता है? बाउंड्री बिटवीन द पोलर सेल एंड फेरल सेल. इसको भी हम आगे आने वाले डायग्राम्स में देखते हैं कि फेरल सेल वगैरह कहाँ पे होता है. देन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जो इसको हमने ऑप्शंस में देखा है, आर द क्लाउड्स इन द विंटर पोलर स्ट्रेटोस्फीयर एट अल्टीट्यूड्स ऑफ 15,000 टू 25,000 मीटर्स. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्लाउड्स होते हैं उसको स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं. राइट, बस इतना ध्यान में रखना है. नाउ अगर ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, इफ ओजोन होल इज क्रिएटिंग, देन देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस which is called as ozone depleting substances. Okay, these substances are harmful for ozone layer. Now the ozone depleting substances are chemicals that destroy the earth's protective ozone layer. They include, क्या क्या include होता है? CFC, halons, carbon tetrachloride, methyl chloroform. तो ये जो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसको ये और भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछे जा सकते हैं और इसी क्वेश्चन में काम हो सकता है. तो CFC कौन से मतलब ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन से ये आपको पता होना चाहिए. राइट, ओके. अब देखते हैं आंसर है बी. वाई, उसको देखते हैं. नाउ साइंटिफिक एविडेंसेस एग्जिस्ट फॉर द फैक्ट दैट रिलीज ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन हाइड्रोकार्बन
that is CFCs, bromine and chlorine hydrocarbons, CFCs, injects active bromine and chlorine components in the stratosphere that destroy ozone layer, ozone zone. बस ये केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ओजोन डिस्ट्रॉय होता है, वो हेल्प करता है ओजोन के डिस्ट्रक्शन में. दिस डिस्ट्रक्शन रिएक्शन बिकम्स फास्टर एज द लोकल टेम्परेचर फॉल्स. जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, मतलब जो पोलर रीजन में जो टेम्परेचर कम होता है उसकी वजह से ये रिएक्शन में हेल्प होती है, और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है रिएक्शन. among others by the formation of so called polar stratospheric clouds that create reactive halogen compound. तो ये polar stratospheric clouds जो है इसका प्रेजेंस होना भी वहाँ पे ज़रूरी है. ज़रूरी इनफैक्ट ज़रूरी मतलब इसकी वजह से ओजोन होल के डिस्ट्रक्शन में हेल्प होती है. तो दो चीज़ें तो हो गई, एक CFC आ गया और एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी आ गया. ओके, अभी द फिनोमिनन ऑफ ओजोन होल इज रिइंफोर्स्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सो कॉल्ड पोलर वर्टेक्स. जो पोलर वर्टेक्स का हमने टर्म वहाँ पे देखा था, उसकी वजह से, इस पोलर वर्टेक्स की वजह से ये जो ओजोन होल का फिनोमिनन है ये और इसमें हेल्प होती है. ठीक है. स्पेशल सर्कुलेशन पैटर्न इन द स्ट्रेटोस्फीयर अबाउट द साउथ पोल इन द लोकल विंटर एंड दैट आइसोलेट्स एरिया फ्रॉम इट्स ज्योग्राफी. नाउ ये थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? केमिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिक पोलर वर्टेक्स हैज क्रिएटेड सीवियर ओजोन डिप्लीशन. The nitric acid in polar stratospheric clouds react with CFCs to form chlorine which catalyzes the photochemical destruction of ozone. इस पूरे क्वेश्चन के इसके पीछे, इस कंसेप्ट के पीछे क्या है? एक ही अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ओजोन होल क्रिएट होता है. उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट होने में या वो उसको फेवर करने में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स काम करता है, पोलर वर्टेक्स काम करता है. ठीक है. तो इसीलिए इनका प्रेजेंस वहाँ पे ओजोन होल क्रिएट होने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे कि टेम्परेचर फॉल हो जाता है तो वो और भी फास्ट हो जाता है. तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे? ऑप्शन बी में. मतलब लोकल स्ट्रेटोस्फीयर शुड बी कंसिडर्ड एज वेल क्लोज रिएक्शन चेम्बर. बस वो वहाँ पे इस तरीके का एक चेम्बर जैसी कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जैसे कि एक चेम्बर ही बन गया हो, और उसमें ये रिएक्शन काफ़ी इफ़िशिएंटली होता है. तो ओजोन होल फॉर्म होने में हेल्प होती है. राइट. तो अगर ओजोन होल बचाना, ओजोन होल को हमें अगर सेव करना है, अगर उसको बचाना है, तो ये जो सारी रिएक्शंस होती है इनको प्रिवेंट करना है. राइट. इसके लिए भी कुछ मेथड्स है, अभी काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है ओजोन होल में. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिनन. कंसेप्चुअल है बट इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है. इट हैज़ अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ. हाई रेनफॉल जो है वो और भी कई जगह पे है, तो ये एक ही रीज़न नहीं हो सकता यहाँ पे. इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स. बायोजियोग्राफिकल जोन्स क्या होते हैं? ये एक कीवर्ड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. एक्सोटिक एंड इनवेजिव स्पेसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन. समवॉट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, मतलब कुछ कोई भी एक्सोटिक और इन्वेजिव स्पेसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ब्रिटिश लोग जब आए थे, जब शिमला वगैरह में उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, तो शायद वहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस किया होगा. इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसा हो गया. राइट. तो इसका आंसर हम देखते क्या है, तो इसका आंसर है बी. व्हाट बी सेज? हिमालयस एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज आर मार्क्ड एज अ कन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल बायोजियोग्राफिकल रियाम्स. इट हैज़ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट टाइप एंड इज रिच इन जू बायोजियोग्राफिक रीजन. बायोजियोग्राफिक रीजन क्या होता है? एरिया ऑफ एनिमल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग सिमिलर और शेड कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड. हिमालय में क्या है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है. ठीक है. रिवर्स भी काफ़ी सारे रिवर्स का सोर्स है वहाँ पे. आप लोगों को अलग अलग वहाँ पे फॉरेस्ट भी मिलेंगे. एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा, सेमी एवरग्रीन भी मिलेगा, थोड़ा डेसिडियस भी थोड़ा नीचे आओगे तो वो भी मिलेगा. तो हिमालय एज अ होल आप कंसिडर करिए. वहाँ पे डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स है, उनका वो कन्फ्लुएंस है. इसी की वजह से अलग अलग बायोजियोग्राफिकल जोन्स में क्या होता है, वहाँ पे कुछ स्पेसीज ऐसी होती है कि वो पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल जोन से अडेप्ट हो जाती है. ठीक है, उसको वो अडेप्ट कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये कन्फ्लुएंस है काफ़ी सारे बायोजियोग्राफिकल जोन्स का, तभी हमें वहाँ पे एक वेराइटीज़ मिलती है स्पेसीज की. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव.
रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ, तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ये एनोस्फीयर की बात यहाँ पे अगर हो रही है तो ओजोन तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मतलब कॉमन सेंस अगर लगाते हो तो आपको ये पता हो जाता है। और रेडियो वेव्स जो वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स है, फाइन। तो दोनों भी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। Now these are the layers above the earth, layers of earth atmosphere, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे ये आपका ओजोन लेयर आप लोगों को दिख रही है, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। नाउ वेयर इज द आयनोस्फियर, ये यहाँ पे देखना, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, यहाँ पे ये आपका आयनोस्फियर आता है, राइट। ओके, तो कौन से लेयर में किस तरीके का मतलब क्या डिस्टेंस होता है, किस तरीके का वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, ये आपको ये एनसीईआरटीज़ में मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। जीसी लियोंग में भी मेंशन है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस पे और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, इजी होते हैं वो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following. The first is photosynthesis, second is respiration, third is decay of organic matter, and fourth is volcanic action. Which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle on earth? इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो कौन से फिनोमिना है जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में ऐड करते हैं, देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या करता है। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट रिमूव्स अबाउट 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द एयर पर ईयर, बट प्लांट डिकम्पोजिशन रिटर्न्स अबाउट द सेम अमाउंट, ठीक है। प्लांट का डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करती है, इट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बहुत बेसिक चीज है। When the organic matter is oxidized through respiration, the reverse of photosynthesis takes place. Respiration, the release CO2 in the atmosphere. Again the basic concept. Respiration and photosynthesis occur at nearly equal rates over 1 year. Volcanic eruptions and metamorphism releases gases into the atmosphere. Volcanic gases are primarily water vapor, carbon dioxide and sulfur dioxide. Right? सिर्फ photosynthesis छोड़ के, except photosynthesis, all other options given in the question add the carbon dioxide to the कार्बन साइकिल यहाँ पे मेंशन है आप लोगों को, राइट। कार्बन साइकिल के साथ अदर भी और भी कुछ साइकिल्स है विच रियली मैटर्स, और मतलब उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी हमें पढ़ना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें मिलेगी तो हम वहाँ पे उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, व्हाट इज द रीज़न। लोगों ने काफ़ी यूट्यूब पे, फेसबुक पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे कि उस पर क्या कहते हैं, जो स्केटिंग की जाती है, समझ जब कोई झील होती है वो फ्रोज हो जाती है। जैसे दाल लेक है तो काफ़ी बार वो ऊपर वाला उसका जो लेयर है वो फ्रोज हो जाती है, राइट। बट स्टिल वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, राइट। नाउ आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. Since the surface of lake is at the same temperature as the air, no heat is lost. Okay, surface of lake is at the same temperature as the air, no heat is lost. The density of water is maximum at 4 degrees Celsius. None of the statements A, B, C given above is correct. So again एक साइंस एंड टेक वाला पार्ट, बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअल है, ऐसा कोई फैक्चुअल वाली बात नहीं है कि होता है। अब देखते हैं, इसका आंसर सी है। व्हाट सी क्या कहता है, देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर डाउन द लेक डजंट क्रिएट द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फ्रीजिंग ऑफ द लेक, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर डाउन द लेक, जैसे टेम्परेचर आइस जो है ऊपर जब वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो क्या होता है, आइस ऊपर वाली जो लेयर है फ्रोज हो जाती है। देन नीचे जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, तो आइस ऊपर ही रहता है और नीचे का वाटर जो है वो वैसा का वैसा इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, इक्वेटोरियल की वहाँ तक हीट जा नहीं पाती। ऑल्सो एज सॉरी जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन वो जाने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल नीनो जो है सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक जहाँ वहाँ पे होता है, मगर ऑप्शन में क्या दिया है, इक्वेटोरियल पैसिफिक, और जो ला नीना होता है ये पैसिफिक में होता है, ऑप्शन में दिया है इंडियन ओशन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। देन
लानीना का जो हमने कहा वहाँ पे देखा था कि कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें क्या है, लानीना ब्रिंग्स रेन्स एंड स्ट्रॉन्गर मानसून इन इंडिया, इट मे कॉज फ्लड लाइक सिचुएशन इन कोस्टल एरियाज, तो इसका इफेक्ट इंडियन मानसून पे होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब इफेक्ट्स ऑफ एल क्या है फॉर इंडिया, एल ड्यूरिंग विंटर रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ वार्म कंडीशन, ड्यूरिंग समर इट लीड्स टू ड्राई कंडीशन एंड डिफिशिएंट मानसून लीडिंग टू ड्रॉट्स एंड वाटर स्कैरसिटी। तो एल हो या लानिना हो, दोनों का इफेक्ट इंडियन मानसून पे होता है, राइट। ये एक स्टैटिक वाला पार्ट हो गया आप लोगों का, ठीक है। एल लानिना, एल मोडो की ये तीन चीजें हम लोग अब तक देख चुके हैं इसमें, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against the coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? now mangroves क्या होता है? बेसिक सी चीज़ सब लोगों को पता होगा, मैंग्रोव्स कहाँ पे है, क्या होता है। हमारी जितनी भी कोस्ट है इंडिया की, वहाँ पे मैंग्रोव्स है। जितने भी स्टेट्स कोस्टल एरिया वाले थे, सारे स्टेट पे मैंग्रोव्स है, राइट। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। The mangrove swamps separate the human settlements from the sea by a wide zone in which the people neither live nor venture out. Option B, the mangroves provide both food and medicines which people are in need of after any natural disaster. Option C, the mangrove trees are tall with dense canopies and serve as an excellent shelter during a cyclone or tsunami. Mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive root. अब इसका आंसर क्या हो सकता है? अब जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। मैंग्रोव स्वैम्प सेपरेट ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम सी by a wide zone in which people neither live nor venture out. Again, the extreme statement, neither live nor venture out. The mangroves provide both food and medicines which people are in need of after any natural disaster. Right? The mangrove trees are tall. ये tall होते हैं कि नहीं होते हैं, यही पे आप लोगों को समझ में आता है। मैंग्रोव्स आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सेलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी। एंड डी ऑप्शन, मैंग्रोव्स ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज देयर एक्सटेंसिव रूट्स। नाउ लेट्स सी द आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी एक्सटेंसिव रूट्स होते हैं इनके, एक्चुअली वो रूट नीचे जाके फिर से ऊपर आते हैं, ठीक है। Then mangroves are trees or large shrubs which are salt tolerant and grow in intertidal zones in tropical and subtropical region. ये कोई टॉल ट्रीज नहीं होते हैं, श्रब्स जैसे होते हैं और इनके रूट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से जो भी टाइड्स वगैरह आती है तो इनको वो एक एक्ट एज अ बैरियर जैसा एक एक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए साइक्लॉन्स वगैरह जब आते हैं तो इस मैंग्रोव्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है साइक्लोन को प्रिवेंट करने में। उसका जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट। Salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. Salinization की एक प्रोसेस होती है, टेम्परेचर की वजह से सॉइल इवेपोरेट, वो जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो उस सॉइल वहाँ पे जो होती है वहाँ पे सॉल्ट्स एंड मिनरल का एक एक्यूमुलेशन हो जाता है, वहाँ पे सॉल्ट्स एंड मिनरल कलेक्ट हो जाते हैं उस सॉइल पे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन इरिगेटेड लैंड? अब इरिगेटेड कोई लैंड है ना, इरिगेटेड लैंड है, तो वहाँ पे ये अगर सैलिनाइजेशन होता है तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट करेगा? अगेन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन। बहुत स्ट्रेंज ऑप्शन है, इसको एकदम पहले इसमें ही रिजेक्ट कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो। इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब जो वाटर है, जो वाटर पर्कुलेट होता है सॉइल के अंदर, वो पर्कुलेट होना बंद हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सॉल्ट्स एंड मिनरल्स वहाँ पे अगर जैसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो इसको इम्परमिएबल बना देते हैं, राइट। इट रेजेस द वाटर टेबल, नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इससे रिलेवेंट नहीं है ये। इट फिल्स द एयर स्पेसेस इन द सॉइल विथ वाटर। एयर स्पेसेस इन द सॉइल विथ वाटर कैसे फिल करेगा? अगर वहाँ पे तो ऑलरेडी वो सॉल्ट्स एंड मिनरल्स कलेक्ट हो चुके हैं, ओके। तो इज ये वेरी इजी क्वेश्चन। इट मेक्स सम सॉइल्स इम्परमिएबल। सॉल्ट्स एंड मिनरल्स का जहाँ पे सॉइल्स में कुछ पोर्स होते हैं या कुछ एयर स्पेसेस होते हैं तो वहाँ पे वो कलेक्ट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर सॉइल में पर्कुलेट होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है, तो वो सॉइल को इम्परमिएबल, बिकॉज वो सॉइल वहाँ पे इम्परमिएबल बन जाती है, राइट। कंसेप्चुअल प्लस इजी क्वेश्चन है ना।
आंसर इज बी, salinization on the irrigated land makes some soils impermeable. Salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. It makes some soil impermeable, which is the effect of salinization on irrigated land. ओके तो जो वहाँ पे बताया वही एक्सप्लेनेशन है, कुछ खास एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं इसमें वैसे. ऑल राइट, सिर्फ 1 and 3. नाउ 2 में जो सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, व्हाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द वीनस एंड मर्क्यूरी. ओके देख, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी रिमेन्स लेफ्ट over from the formation of solar system. Most asteroids orbit the sun in a single girdle between the Mars and Jupiter. Scientists believe there are possibly millions of asteroids arranged extensively in the size from hundreds of kilometers across the less than 1 kilometer broad. Across to less than 1 kilometer broad. तो ये इसकी साइज वगैरह है, साइंटिस्ट ने बोला है. What is the important thing here? It orbit बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है. ओके, देन कम टू द कॉमेट्स. क्या है कॉमेट? कॉमेट आर कंपैरेटिवली स्मॉल, फ्लिम्जी, इरेटिकली शेप्ड बॉडीज. दे आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम सोलर सिस्टम फॉर्मेशन प्रोसीजर. कॉमेट्स आर आइसी डर्ट बॉल्स दैट फॉर्म इन द आउटर सोलर सिस्टम. मतलब कौन सा बेल्ट है हमारा, कुपर बेल्ट, वहाँ पे उसके बाहर आउटर सोलर सिस्टम के बाहर फॉर्म होता है. द आइसी सर्फेस इज एंट्रेंच्ड विद grit, dust and particle from space. Several comets have elliptical orbits that cut athwart the orbits of planets, taking them very close to the sun and then swinging them far away. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मिल रही है, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एस्टेरॉइड बेल्ट्स में मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिट करते हैं. कॉमेट्स जो होते हैं वो आउटर सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करते हैं, कुपर बेल्ट के बाहर. ओके, और comets are very cold when far from the sun. As they come to the near sun, their surface begin to tepid and fecal material vaporize. Scientists think that blow from comets played a part in the evolution of Earth's years ago. मतलब ये ऐसा इन्होंने सोचा, उनका एक बिलीव है साइंटिस्ट लोगों का. ठीक है, तो ये जो टेल आती है इसके कॉमेट के पीछे, ये क्यों आती है? वेरी कोल्ड व्हेन, जब वो सन के बहुत दूर होते हैं तो बहुत कोल्ड होते हैं, जैसे जैसे पास आते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो वो एक टेल जैसा जनरेट हो जाता है. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें. मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, ये मैंने कॉमेट का कॉमेट्स का और एस्टेरॉइड्स का यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया है. ठीक है, ये यहाँ पे आपका मार्स, ये आपका जुपिटर, और दिस इज़ योर एस्टेरॉइड बेल्ट, दिस इज़ योर कुपर बेल्ट. ठीक है, तो ये डायग्राम्स के थ्रू अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है, याद भी रहता है. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट. वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. वेस्टर्लीज दोनों भी हेमिस्फीयर में होती है, बट सदर्न हेमिस्फीयर पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड परसिस्टेंट. वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ओके, सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, Coriolis forces is higher in southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. Coriolis force का पहले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं उससे रिलेटेड वाला, राइट. देखते हैं अब इसका आंसर इज ए. Westerlies in southern hemisphere are stronger and persistent than in northern hemisphere because southern hemisphere has less land mass as compared to the northern hemisphere. अब एक जनरल सी बात है, अगर लैंड मास नहीं है तो वहाँ पे जो भी विंड मूव करेंगी वो काफ़ी स्पीड में मूव करेगी, राइट. काफ़ी स्पीड में फ्लो करेगी वहाँ पे विंड. ठीक है, और हमें ये पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड जो है वो थोड़ी कम है इन कंपैरिजन विद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो दिस इज वन ऑफ द रीज़न. और कोरोलियस फोर्स जो होता है वो दोनों हेमिस्फीयर में सेम होता है, बस बात ये है कि इक्वेटर पे वो 0 होता है, राइट. तो इसका आंसर है ए. ओके, तो वेस्टर्लीज वगैरह देखते हैं. देखो, वेस्टर्लीज यहाँ पे मूव होती है ना, और ये यहाँ पे मूव होती है. तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो काफ़ी ज़्यादा लैंड हमें दिख रही है, और यहाँ पे लैंड ही नहीं है, राइट. बहुत कम लैंड नहीं है, मतलब बहुत कम लैंड है, राइट. तो इसकी वजह से इसको एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है स्ट्रांगली मूव करने के लिए, राइट. ओके, हमने पहले लेक्चर में ITCZ की बात की थी, डोल्ड्रम वाली बात की थी. तो दिस इज द डोल्ड्रम. ये ITCZ यहाँ पे होता है, इक्वेटर से आगे पीछे शिफ्ट होते रहता है ना. मिड लैटिट्यूड सेल, हेडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल,
ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ होती है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। इंडिया और ईस्ट एशिया का पार्ट मैप में देखते हैं, है ना। इसमें जो एक नेविगेशन का टाइम है और जो डिस्टेंस है, दोनों भी रिड्यूस हो सकती है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट ओनली रिड्यूस बट कैन बी ग्रेटली रिड्यूस, है ना। तो अगेन क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ग्रेटली रिड्यूस पूछा है। ओके, देखते हैं ऑप्शन क्या है। डीपनिंग द मलाक्का स्ट्रेट्स बिटवीन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलाक्का स्ट्रेट्स पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में हम लोग मैप के साथ देख चुके थे। देन सेकेंड ऑप्शन, ओपनिंग अ न्यू कैनल अक्रॉस क्रा इस्थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। नाउ क्रा इस्थमस पता है, नहीं पता है, देखते हैं उसको आगे, कोई दिक्कत नहीं। मलाक्का स्ट्रेट तो आप लोगों ने पहले देख लिया। तो मुझे एक बात बताइए, जो पहले हमने 2010 के क्वेश्चन देखे, वहाँ से अगर आपने वो भी चीज़ें अगर पढ़ ली है तो आपको मलाक्का स्ट्रेट कहीं ना कहीं ऑप्शन में वहाँ पे मिल रहा है। मतलब कुछ चीज़ें रिपीट होती है, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, या कुछ पार्ट एक ऑप्शन में रिपीट होता है ना। ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल गई है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन का अगर कुछ नॉलेज ना हो, मगर फर्स्ट ऑप्शन का तो नॉलेज है आप लोगों को, राइट। तो सिंपल है। अब ये मलाक्का स्ट्रेट के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना, राइट। ये काफ़ी आगे भी यूजफुल हो सकती है। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रीजन। क्रॉप्स के क्वेश्चंस पहले वाले इसमें भी आए थे, डायरेक्टली पूछा था कि ये कंडीशंस है, इस कंडीशंस में कौन सा क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को लोअर गंगेटिक प्लेन दिया है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट एंड विथ हाई टेम्परेचर throughout the year, which one of the following pairs of the crop is most suitable for this region। okay, कॉटन तो हटा दोगे पहले इसमें, राइट। कॉटन महाराष्ट्र गुजरात वाली बात है, ठीक है। इसको ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं चाहिए होता है, राइट। देन व्हीट एंड जूट, अब पैडी एंड जूट, दो इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर, व्हीट का प्रोडक्शन वैसे विंटर में होता है ना, ये आप लोगों को पता होगा। व्हीट का प्रोडक्शन विंटर में होता है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें भी पढ़ ली है एनसीईआरटी में, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन है। कॉटन हटा दिया तो आपके पास दो ही ऑप्शन बच गए, बी एंड सी। तो व्हीट को तो विंटर वाली चीज़ चाहिए, ओके, तो व्हीट भी यहाँ से हट गया, तो यू लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज पैडी एंड जूट। और पैडी और जूट हमें ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे गंगेटिक प्लेन में इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब खेती होती है, फार्मिंग होती है, ओके। What is the answer? Answer is C. The low deltic plains of Ganges and Brahmaputra rivers is characterized by swamps and Sundarban. So the people out there grow paddy and jute. Okay. All right. Easy question था. Okay. What could be the main reasons for the formation of African and Eurasian desert belt? देखो इसमें ये वाली सीरीज में हमें काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिले हैं, ऐसा कोई फैक्चुअल एकदम से मिला नहीं है ना। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिले हैं, और जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ रट्टा मारने की या याद रखने इस तरीके से ज़रूरत नहीं होती है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट्स, राइट। अब तो एक बात हो सकती है, एक तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल हो सकता है, एक तो वार्म ओशन करंट्स हो सकता है। हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर लो, है ना। अगर वार्म ओशन करंट है तो यहाँ पे फिर प्रेशर कम होगा। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन है, ये तो यहाँ पे पता हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरोशियन डेजर्ट बेल्ट, अफ्रीका में डेजर्ट बेल्ट है, हमें पता है, यूरोशियन डेजर्ट बेल्ट हमें पता है, ओके। नाउ अब इसका देखते हैं। अगेन आंसर इज ए, दोनों में से कोई एक ही आंसर होना था, तो इसका आंसर ए है। द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरोशियन डेजर्ट बेल्ट इज दैट इट इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, ओके। ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट। अब डेजर्ट्स क्यों बनते हैं, डेजर्ट फॉर्म कैसे होते हैं, वाई द डेजर्ट्स फॉर्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स। दैट मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिक्स। इसका मैप देखते हैं आगे, पहले ये समझ लेते हैं। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिवेलिंग ईस्टर्ली विंड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स। ईस्टर्ली विंड्स होती है, उसकी वजह से वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है, right, which are the trade winds. The trade winds prevail in the lower portion of earth atmosphere in the lower section of troposphere, मतलब नीचे ही, alright, मतलब अर्थ के सबसे पास। These winds become dry
when they reach the western sides of continents and hence don't bring any rain with them. तो रेन वहाँ पे जाता ही नहीं है, ड्राई हो जाती है. As these regions becomes devoid of moisture, deserts are formed. सिंपल चीज़ है, मॉइस्चर ही नहीं रहता है वहाँ पे, रेन ही नहीं मिलता है वहाँ पे, जो भी विंड्स जाती है वो एकदम ड्राई होके जाती है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है. तो दिस इज द रीज़न वाई द डेजर्ट्स आर फॉर्म. ओके, मैप देखते हैं. ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है, ये वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट है. यहाँ पे ये जो यूरोशियन, ये अफ्रीकन और ये यूरोशियन बेल्ट है, ये यहाँ पे फॉर्म हुआ है. ठीक है, अगर मैप से अगर पढ़ोगे तो काफ़ी इजी हो जाएंगी चीज़ें आप लोगों को, और बार बार मैप देखते रहो हर चीज़ में. अगर कहीं पे भी कोई लोकेशन की अगर बात आती है तो मैप्स आप देखते रहो. ओके, तो डेजर्ट क्यों फॉर्म होते हैं ये तो हम लोगों ने समझ लिया. ठीक है, और वेस्टर्न साइड में भी क्यों फॉर्म होते हैं ये भी समझ लिया, बिकॉज ऑफ ईस्टर्लीज. ओके, ईस्टर्लीज एंड द ड्राई विंड्स जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है, उसकी वजह से ये डेजर्ट फॉर्म होता है. ठीक है, राइट. तो अगर ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर की जाए कि दीज आर द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स एंड इसको हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर दे या इसको इनकरेक्ट बोल के डायरेक्ट डी ऑप्शन इसका आंसर दे दे, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है. अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स थे वो गलत हुए हैं. बट इन दिस देर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन दिस लोअर स्ट्रेटोस्फियर, देर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, वर्टिकल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है बट सही है. मगर इसमें एक बात और आप लोगों को सोचनी है. थिंक अबाउट दिस, इफ देर आर क्लाउड्स एंड वाटर वेपर्स and vertical winds, then it will be very very difficult to fly the jet aircraft in the stratosphere or lower stratosphere. right? तो यहाँ पे और थोड़ा सा एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर कुछ चीज़ अगर ये जेट एयरक्राफ्ट वहाँ पे भेजने हैं तो वहाँ पे हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. ओके, दस देर आर नो क्लाउड्स, नो वर्टिकल विंड्स. तो ये एक्सपेरिमेंट दोनों भी स्टेटमेंट सही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड द मेकॉन्ग रिवर्स ओरिजिनेट इन टिबेट. तीन बड़ी बड़ी रिवर्स है. ऑल these rivers originate in Tibet, narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. Of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, again, reason of this phenomenon has been asked to you people. ये जो चीज़ हुई है, U-turn जो ब्रह्मपुत्र रिवर लेती है, ये क्यों होता है ऐसे पूछा है. एक बात देखो, ये क्या है ये नहीं पूछा, ये क्यों होता है. तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी है इन सब में. आगे जाके कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, बट तो कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा इजी भी होता है हम लोगों के लिए. अब देखते हैं इसका क्या आंसर है. अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज. राइट, हमें पता है कि हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स है, तो अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज ये इसका रीज़न है. सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालय ये इसका रीज़न है. या जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शरी फोल्डेड माउंटेन्स चेंज ये इसका रीज़न है. या बोथ ए एंड बी, ये दोनों भी है. अपलिफ्ट ऑफ या बोथ ए एंड बी है, ये दोनों ऑप्शन है. नाउ सी इट्स एक्सप्लेनेशन. वैसे मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इसका आंसर ये है, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयज. आप जब रिवर्स वाला पार्ट पढ़ोगे एनसीईआरटीज में तो ब्रह्मपुत्र के बारे में व्हेनेवर यू विल रीड, ये सिंटैक्सियल बेंडिंग वाली चीज़ ऐसी ही मेंशन वहाँ पे की है. ओके, देख, आंसर इज बी. ब्रह्मपुत्र टेक अ फेमस यू टर्न नियर माउंट नामचा बरवा. काफ़ी फेमस चीज़ है, काफ़ी फेमस चीज़. ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बेंड. द यू टर्न इज बिकॉज ऑफ द 180 डिग्री बेंड ऑफ हिमालयन स्ट्रक्चर ट्रेंड. ठीक है, जो नामचा बरवा है, जैसे नामचा बरवा ना, तो ये वाला माउंटेन है. तो यहाँ से इसकी वजह से ये डायरेक्टली सिंटैक्सियल बेंड यहाँ पे होता है. देखो यहाँ से ये वाला मैप में देखो, जो इंडिया वाला मैप यहाँ पे दिख रहा है, इसमें यहाँ से ये इसका सोर्स है ब्रह्मपुत्र का, या यहाँ से फ्लो होते होते आती है, ये यहाँ पे इस तरीके से यूटर्न लेती है. इसकी वजह से ये इंडिया में फ्लो करती है, अदरवाइज ये आगे कहीं पे चले जाती है, चाइना में. राइट है ना. तो ये माउंट नामचा बरवा बहुत फेमस है. एनसीईआरटी में वैसे के वैसे मिल जाएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से. ओके, देन मूविंग टू आई थिंक इट्स अ लास्ट क्वेश्चन. अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ऐसा क्वेश्चन पहले लेक्चर में भी हो चुका है. इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड. इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन. कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रिडोमिनेंट ओवर द फूड क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स की ज़्यादा कल्टिवेशन होता है. सेंट्रल पार्ट जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है, और नॉर्दर्न पार्ट है वो एरिड एंड सेमी एरिड है.
नाउ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, तो आंसर देखते हैं। वैसे तो आप लोगों को इसका आंसर वैसे ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन से नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, तो गुजरात का पार्ट वैसे भी नॉर्दर्न पार्ट जो है वो एरिड और सेमी एरिड है। ठीक है, या ये वाला जो रान ऑफ कच्छ वाला पार्ट है, राइट, ये है एरिड सेमी एरिड। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रिवर्स आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे कॉटन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और समटाइम्स महाराष्ट्र, समटाइम्स गुजरात, ये टॉप करते रहते हैं कॉटन के प्रोडक्शन में। तो कॉटन के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन 9 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स, 9 मेजर स्टेट्स है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन नॉर्दर्न जोन, गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी इन सेंट्रल जोन, एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु इन सदर्न जोन। इस साइड थोड़ा बहुत उड़ीसा में भी होता है, राइट। तो जैसे एक आप लोगों ने पहला ऑप्शन देखा था कि सेमी एरिड और एरिड कौन सा पार्ट है, तो आप वैसे ही उन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलता, वो है गुजरात, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली ऐसी कोई चीज़ है मुझे नहीं लगता, है ना। अगर आप लोगों ने मैप पढ़ा है ठीक तरीके से, तो यू विल डू इट, यू विल डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस लेक्चर में 16 ही क्वेश्चंस थे। ओके, आगे के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं 2012 के क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। प्लीज़ डू योर, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, टिल देन stay safe, stay healthy, study consistently. Okay, thank you very much.